जारी। गवर्नमेंट लिख लिया मंजर साहब, ये नून बनाएगी। पूरा पंजाब इस्टेब्लिशमेंट ने उठाकर मियाँ साहब के जोली में फेंका और मियाँ साहब कहता है मैं गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट बनाऊंगा। तो कि सोस में दोबारा रोड बंद होगा, सी पैक का गेट वेट ठोकेंगे और बातें उधर करेंगे कि हमारे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मेरा आज भी वही डिमांड है कि जनाब कि आप अपने बाउंड्री पर टैक्स ले लें। गिलगित बल्तिस्तान में कोई किस्म का टैक्स नाफिजुल अमल गैर आईनी है और गैर कानूनी है। हम नई मूवमेंट को लेकर जाएंगे और नई लीड पे जाएंगे। वहाँ फिर न एक्शन कमेटी होगी, न कोई चैम्बर होगी, वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के यूथ होगी और उसको लीड करने वाला जावेद हुसैन होगा। फांसी पे चढ़ेंगे लेकिन अपने हक लेकर भी दोबारा रास्ता खोलेंगे। और ये रास्ता दोबारा बंद होने जा रहा है क्योंकि वहाँ पर NLC आया, सरकारी मशीनरी और जो हमारे ट्रेड रूम हरासा किया जाता है, इनको दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, वो हम करने इंशाल्लाह उतारेंगे। इंतखाबी अमल बिल्कुल क्लोज हो, आपका बैंक डिफाल्टर का केस वो दोबारा से जिंदा करता है। खुदा की ज़ात बड़ी है, निगर के अंदर सियासत में हम 4 बंदों को कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे मेहमान है जावेद हुसैन साहब, साबिक रुकन असेंबली गिलगित बल्तिस्तान। पार्टी का इनका फ़िलहाल बेनामी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, उसका तो हमें पता नहीं है, वो ख़ुद बता देंगे। जावेद साहब आजकल किस पार्टी के साथ है? कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या कोई किसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं फिर से? शुक्रिया। देखें कि मैंने पहले भी कहा कि मैं आज़ाद हैसियत से हल्का नंबर 4 नगर वो तो हल्का नंबर 5 हो चुका है सर, बस उसी से मैं आज़ाद लड़ूंगा। मैं किसी जमात में नहीं हूँ, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। तो क्या है अभी कोई इलेक्शन होने जा रहा है? क्या नज़र आ रहा है आपको? गिलगित बल्तिस्तान का शेड्यूल आ गया, 24 जनवरी का आ गया, फिर आपको लोकल बॉडीज़ का भी आ गया। मौसम काफ़ी सख्त है लेकिन सियासी माहौल तो हमें गर्मा गर्म नज़र आ रहा है। क्या देख रहे हैं? देखिए कि इलेक्शन होंगे 25-26 मई को, जून से पहले, ये ईद के बाद और मुहर्रम से पहले इलेक्शन करवाएंगे। तो ये एक मेरे ख्याल में लोगों को शौक़ था मीडिया पर भी कि इलेक्शन 24 जनवरी को होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ये उसी डेट के अंदर अंदर होंगे, उसमें 2-4 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन 24 जनवरी को इलेक्शन नहीं हो रहे। अच्छा जावेद साहब, आपने कहा कि आज़ाद हैसियत में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये आपका काफ़ी वायरल हो गया, आज़ाद आप इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन जो आपका हलका है या आपका हलका 4 और 5 निगर, जो भी 2 हलके हैं इंतखाबी, उसके अंदर तो पार्टियों का बड़ा बोलबाला होता है। देखते हैं पीपल्स पार्टी का पुरानी एक जमात है, इस्लामी तहरीक एक पुरानी जमात है, इस तरह हमेशा वहाँ पे पार्टियों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट आने का आपने क्यों फ़ैसला किया? PTI से क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि 2 जमातें तो आप क्रॉस कर चुके हैं। देखें कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फेडरेशन के जमातों का असर है, मजहबी जमातों का भी असर है, इनसे इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन आप 10 साल पुरानी बात करते हैं, अब यूथ ट्रेंड चेंज हुआ है। फेडरेशन की जमात में मैंने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो PTI भी तो फेडरेशन की जमात है। आज़ाद हैसियत से मैं निगर के दोनों हलकों से, क्योंकि दोनों हलकों के जो इनके इशूज़ हैं, वहाँ के बिजली के क्राइसिस है, वहाँ हेल्थ के अंदर मसाइल हैं, वहाँ एजुकेशन को बेहतर करना है, वहाँ टूरिज़म को बेहतर करना है, तो हम क्यों न आज़ाद लोगों से वोट लेकर बाद में भी सेंटर की किसी न किसी गवर्नमेंट वाले की तो हिमायत करेंगे, लेकिन नगर के मुफाद में, इन डेवलपमेंट के मुफाद में कोई अच्छा सा अपना कोई टर्म एंड कंडीशंस पर हिमायत करेंगे, तो ताकि नगर की जो पसमानदगी है जो अभी तक देखें ना, इस्लामी तहरीक जीतती है, PTI की हुकूमत होती है उधर जाएगी, नून की हुकूमत होगी उधर जाएगी, पीपल पार्टी की हुकूमत होगी उधर जाएगी, गुलबर्ग की हुकूमत होगी उधर जाएगी। तो बेहतर नहीं है कि हम आज़ाद हैसियत से लोगों को कन्विंस करें, नगर के कौम को, यूथ को, काबरीन को, उलमा को, कि यार आप हमें वोट दे दें ताकि कल नगर के मफाद में कोई बेहतर फ़ैसला करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वक्त जो नरेटिव है नगर के लोगों के, जो जाराना सियासत है या जो कहते हैं ना कि अपना जो ईरान कर रहा है, उस तरह की जो लोग सोच रहे हैं ना, तकरीबन 20 साल से लेकर 40 साल तक के जो वोटर है, उसका सोच है कि आज़ाद आएंगे तो ताकि तमाम जमातों से जो नाराज़ भी हैं वो हमारी हिमायत करें। अच्छा जावेद साहब, इलेक्टेबल्स का एक ग्रुप बन गया, गुलबर्ग साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उसके बाद, और अभी भी वो इलेक्टेबल्स के, सुना आपसे भी कोई रब्ता हुआ था इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं पे, तो क्या कहते हैं? नहीं, देखिए कि गुलबर्ग साहब की किसी टीम का मुझसे राबिता नहीं हुआ है, राबिता करने की ज़रूरत भी नहीं है। गुलबर्ग साहब की जो हालत है ना, वो पंजाब में जो हुई थी ना बाप पार्टी की, वही हुई। उन्होंने कोई सीटें नहीं लेना है। अब लोग समझ चुके हैं, पीपल्स पार्टी को, उनको समझना चाहिए, चले हुए कारतूसों पर न खेलें।
یہ کھیلے نئے بلڈ اپنے پارٹی کے اندر سے. کیا ان کے جیالے نون کے اور پیپلز پارٹی کے صرف نعرے لگانے کے لیے ہیں؟ دے دے کسی کو بھی ٹکٹ، ہار جائیں گے نا، کیا فرق پڑے گا. لیکن سینٹر میں کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، وہ اپنا اثر دکھائے گی. جیسا اس دن میاں صاحب نے کہا کہ میں گلگت بلتستان میں گورنمنٹ بنانے جا رہا ہوں. میں شروع سے اس بات کا قائل ہوں کہ سینٹر کے گورنمنٹ کا پریشر ہے، کولیشن پارٹنر ہے پیپلز پارٹی. لا محالہ یہ کہیں نہ کہیں جا کر آپس میں بیٹھ جائیں گے تو جو الیکٹیبل ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن سیٹیں نہیں نکال سکتے. سر آپ کی بات ہے کہ سیٹیں الیکٹیبلس نہیں نکالیں گے، تو نون لیگ کتنی سیٹیں نکال سکتی ہے ان کی سینٹر میں؟ چونکہ سینٹر میں جس کی بھی حکومت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں ان کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے، ان کے بڑے ڈیرے یہاں پہ لگتے ہیں، اور بلکہ نون لیگ نے بڑا اپنا منشور بھی بنا کے آگے بھجوایا ہیڈ آفس. تو کیا کہیں گے، نون زیادہ لے گی، پیپلز پارٹی زیادہ لے گی، یا پی ٹی آئی کو بھی کوئی ووٹ جا رہا ہے؟ دیکھیں منظر صاحب، اگر فیئر الیکشن ہو تو کوئی اور بات ہے، یا دباؤ نون گورنمنٹ دلچسپی لے گی تو سینٹر ان کے پاس ہے. وہ دیکھیں آپ کو موٹر ویز دیں گے، وہ آپ کے روڈس دیں گے، وہ آپ کے بجلی کے کرائسس کو ختم کریں گے، وہ آپ کو جو نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیں گے، وہ لونس دیں گے، وہ ٹریڈ میں فیسلٹیز دیں گے. گلگت بلتستان کے مسائل ہیں، اس مسائلوں کا حل سینٹر میں کے گورنمنٹ میں ہے، یا پورا سینٹر سے بغاوت کرنا ہے تو بغاوت کے لیے پیپلز پارٹی کے جیالے اپنی جگہ پر ہیں. آپ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا 200 میگا واٹ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو آپ بھی تو نیگر کو یا گلگت بلتستان کو اسی طرح بنا رہے ہیں جس طرح احسن اقبال صاحب بنا رہے ہیں. اس وقت نیگر کی کیا نیڈس ہے، آپ کے حلقوں کے وہاں کے لوگوں کی نیڈس کیا ہے، کیا امپورٹنٹ چیز؟ دیکھو سب سے پہلے میرے حلقہ نمبر 4 اور 5 میں اس وقت بحران ہے بجلی کا، بالخصوص 5 میں ساس ویلی کے اندر، اور کنش سے لے کر ہوپر تک روڈ کی حالت خستہ ہے. آپ کی جو ہے نا ایجوکیشن کے اندر بہت بڑے جو ہے نا مسائل ہیں، ہمیں ایک یونیورسٹی کی کیمپس چاہیے، وہ نہیں ملی ہے. اچھا ہیلتھ کے اندر ہمیں بڑے پرابلمس ہے، اور بالخصوص ٹورزم کے اندر دیکھیں کہ آنے والا دور ٹورسٹ کا ہے، تو جو ٹورسٹ ٹریک ہیں وہ نگر میں پائے جاتے ہیں، وہاں کے لیے پونی ٹریکس بنانے ہیں، وہاں کے لیے ٹورسٹ کو بوسٹ کرنے ہیں، تو وہ ایک اسپیشل فنڈ سے ہوگا. آپ کی جیسا ریسنٹلی شاہراہ نگر کی تعمیر کے لیے 13-14 ارب لیا، اور ساتھ ساتھ چائنا ٹریڈ ہے، وہاں میجورٹی شاہراہ پاپولیشن. نگر سے یاد آ گیا، یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جاوید منور صاحب کو جاتا ہے؟ پی ٹی آئی کے دور میں یہ بن گیا، یا آپ نے کنسلٹنسیز کروائی تھی؟ دیکھیں کہ شروع میں کنسلٹنسی میں نے بنوائی تھی، اس کے بعد خالد خورشید اور منور صاحب نے کوشش کی. اب اس وقت 13.5 ارب روپے پی ایم ایل این نے دیا. حسن اقبال نے اس دن وہ یہ میری ریکویسٹ پہ دیا تھا، کیونکہ میں جب پی ایم ایل این کا پریزیڈنٹ تھا، میں اور حفیظ صاحب گئے تھے، تو اس نے کہا اس شاہراہ میں آپ کو کیا فائدہ ہے پولیٹیکل؟ میں نے کہا قوم کو فائدہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 13.5 ارب روپے پی ایم ایل این نے دیے. تو کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان میں جو اس وقت پیپلز پارٹی پھر تھوڑی سی کوئی مائنس کی طرف جا رہی ہے؟ گورنمنٹ لکھ لے منظر صاحب، یہ نون بنائے گی تو پیپلز پارٹی کی اتحادی نہیں ہوگی؟ بعد میں وہ لے لیں گے کوئی اسپیکرشپ اور کوئی وزرا، لیکن چیف منسٹر گلگت بلتستان ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا. یہ لکھ لے. کیوں یار مجھے یہ بتائے، پورا پنجاب اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کر میاں صاحب کے جولی میں پھینکا، اور میاں صاحب کہتا ہے میں گلگت بلتستان میں گورنمنٹ بناؤں گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ ناراض کروائی، یہ ہو نہیں سکتا. الیکٹیبلز کا جو گروپ ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس تو بندے کھڑے کرنے کے لیے اپنے حلقوں میں ان کے پاس بندے اویلیبل نہیں ہیں. نون لیگ وہ الیکشنوں میں پتہ چلے گا. سب ہیں 24 کے 24 حلقوں میں پیپل پارٹی کے پاس بھی کینڈیڈیٹ ہے، نون کے پاس بھی کینڈیڈیٹ ہے. اور میں آج کہتا ہوں کہ 12 سے پی ٹی آئی کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کے پاس ووٹ ہے، لیکن پی ٹی آئی اس آنے والے الیکشن لڑنے دیا جائے گا؟ نہیں، الیکشن لڑیں گے آزاد. پی ٹی آئی کو بلے پر ادھر نہیں دیا تو ادھر کیسے دیں گے؟ نہیں ہوگا. ہاں ان کا ووٹ ہے، نیریٹو بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب عمران خان کو مائنس کر کے پورا پنجاب کے پی میں مشکل سے اور اپنا کشمیر سے اٹھایا، تو گلگت آپ کی ترجیح 4 میں ہوگی 5 میں ہوگی انتخابات کے حوالے سے، کمپین کے حوالے سے؟ دیکھیں کمپین کے حوالے سے میری ترجیح ہوگی اور اپنا 5 پہ ہوگی. کیوں 4 میں شاید کسی نہ کسی جماعت سے ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، اور 5 میں کیونکہ 5 کا جو ایشو ہے، نگر خاص والے سمیر کو ووٹ نہیں ڈالتے ہیں، سمیر والے نگر خاص کو نہیں ڈالتے ہیں، ہوپس والے آپس کے گاؤں کے خلاف ہے. تھول والے کو کیسے دیں گے؟ تھول والے کو دیں گے، کیونکہ تھول والا سینٹرلائز سب کے لیے قابل قبول ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 5 سے سیٹ نکالوں گا، دیکھ لیں انشاءاللہ، خدا کی طاقت سے اور نگر کے عوام کی طاقت سے انشاءاللہ. گلگت اس وقت چونکہ جیسے انتخابی جو ڈیٹ دی گئی ہے اس میں تو آپ کا جو بالائی علاقہ ہے ہیس پر ہوپر بالائی جو نگر کا جو آپ حلقے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ تو بڑی مشکلات ہے. الیکشن کمپین گاڑیاں ہی نہیں چلتی ہے، ککر جمع ہوتا ہے. دیکھو نا اس الیکشن کی 24 والی ڈیٹ تو آپ بھول جائیں نا، وہ تو گئی آگے. اگر ابھی جنوری میں بھی ہوتا ہے تو اس وقت برف باری نہیں ہے، ہس پر ہوپر کے لیے گاڑیاں میں کل بھی ہو ککر جم جاتا ہے. لیکن الیکشن ہونا ہے بھائیان مئی میں.
मई के 25, 20, अपना 26, 27 को तो इलेक्शन होगा। वैसे और किस किस पार्टी की ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो के पीछे नॉर्मल किसी की ख्वाहिश है या नहीं है, दो जो बड़ी जमातें हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, दोनों की ख्वाहिश है कि इलेक्शन लेके जाएं ये 26-27 मई को। अच्छा जावेद साहब, चूँकि शुरू में हमारी गुफ्तगू के दौरान आपसे पार्टी की बात आ गई थी, आपने एक बड़ा तहरीक चलाई सोच के अंदर। एक ज़माने में 1999 में गिलगित बल्तिस्तान में भी एंटी टैक्स मूवमेंट के नाम से इत्तेहाद चौक पे बड़ी मूवमेंट चली, जिसमें ये टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का पहला नोटिफिकेशन, उस इत्तेहाद चौक का नाम भी इसी वजह से पड़ा था, चूँकि वो बेसिकली हुंजा चौक था, उसका नाम इत्तेहाद चौक इसी वजह से पड़ गया। क्यों ना आप एंटी टैक्स मूवमेंट के नाम से ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं? इस वक्त वैसे भी यूथ तैयार है, नौजवान तैयार है, बहुत सारे लोग जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ का हिस्सा नहीं है वो इन चीज़ों के लिए तैयार है। देखिए मंजर साहब, हमारी डिमांड रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान से है, वो बड़ी मुश्किलात पैदा करी, हुकूमत के पास ताकत है। लेकिन एक बात याद रखें, हमने 68 दिन धरना दिया, टेबल पर हमारे लोग हार गए, वहाँ बैठने वाले मुजाहिदीन, ड्यूटी करने वाले, उसमें बशमूल मैं भी शामिल हूँ, हम जीत गए। एक बात आपके मीडिया की, आपकी चैनल अपना नेटवर्क के हवाले से बताऊँ कि सोस में दोबारा रोड बंद होगा, सी पैक का गेट वेट रोकेंगे और बातें उधर करेंगे कि हमारे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। अगर सोस पोर्ट से गिलगित बल्तिस्तान के छोटे बड़े ताजरों का ट्रेड नहीं होगा तो न हम NLC को चलने देंगे, न हम TIR को चलने देंगे, न हम किसी सरकारी मशीनरी को चलने देंगे। हम बिल्कुल पाइपलाइन को दोबारा रोकने जा रहे हैं। ये मोमेंट अभी दोबारा शुरू हो रही है। जब इस मोमेंट को मैं लीड करूंगा और लीड मैं करूंगा, मेरे पीछे यूथ होगी गिलगित बल्तिस्तान की पूरी लीड। जब सोच से हम स्टार्ट ले लेंगे तो यही एंटी टैक्स मोमेंट का जो है ना हम शक्ल देंगे। अब मुज़ाकरात किसी के हाथों में नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला लीड भी मैं करूंगा और मेरे साथ 2-4 लोग होंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि हम चाइना के जो सुपर पावर की जो हम ये ट्रेड है ना, बिज़नेस, उसको हम रोकने दोबारा जा रहे हैं। वो टॉप में भी हो सकता है, वो नगर में भी हो सकता है, वो सोस के बाहर भी हो सकता है, वो देहमर में भी हो सकता है। और इसमें इंशाअल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जो हमारी सपोर्ट होगी वो गिलगित बल्तिस्तान की यूथ करेगी और ये मोमेंट ऑटोमेटिकली गिलगित बल्तिस्तान एंटी टैक्स मोमेंट की तरफ ही जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये जो आखिर में जो इस्लामाबाद में जो एग्रीमेंट हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होना, उसकी वजह क्या है, क्या रुकावट है? देखें कि 4 महीने गुजर गए, एक SRO जबकि 1 महीने का टाइम दिया गया, 1 महीने का टाइम, देखें ना वो एग्रीमेंट गलत था। देखें मंदर साहब, मैं आपको क्लियर बताऊं, मेरा आज भी वही डिमांड है कि जनाब कि आप अपने बाउंड्री पर टैक्स ले लें। गिलगित बल्तिस्तान में कोई किस्म का टैक्स नाफिजुल अमल गैर आईनी है और गैर कानूनी है। वो एग्रीमेंट हफीज़ साहब, अमजद साहब और गुलबर साहब ने सुप्रीम काउंसिल और ताजी इत्तेहाद एक्शन कमेटी को अपने काबू में लाया और एग्रीमेंट किया। उससे गिलगित बल्तिस्तान के ताजिरों को इतना बड़ा फ़ायदा होना नहीं है। हाँ, नहीं भी होगा तो उस एग्रीमेंट पर इम्प्लीमेंट हो। हम नई मूवमेंट को लेके जाएंगे और नई लीड पे जाएंगे। वहाँ फिर न एक्शन कमेटी होगी, न कोई चैम्बर होगी, वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के यूथ होगी और उसको लीड करने वाला जावेद हुसैन होगा। फांसी पे चढ़ेंगे लेकिन अपने हक लेकर भी दोबारा रास्ता खोलेंगे। और ये रास्ता दोबारा बंद होने जा रहा है क्योंकि वहाँ पर NLC, TIR, सरकारी मशीनरी और जो हमारे ट्रेडरों को जो इस वक्त हरासा किया जाता है, इनको दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, वो हम करने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। अच्छा जावेद साहब, जब भी इंतखाबी अमल बिल्कुल क्लोज करीब आता है, जब से मुझे याद पड़ता है, तो आपका बैंक डिफ़ाल्टर का केस, आपका जो फरीक है, जो भी बैंक है या जो भी अदारा है, वो दोबारा से ज़िंदा करता है बज़रिए अदालत, किसी कानूनी तरीके से, किसी लीगल रूट से। ये क्या इशू? देखें कि हमारे ऊपर हमारे जो कंपनियां हैं वो डिफ़ॉल्ट तो हैं, हमने बैंक को कर्जा देना है, लेकिन वो अभी इतना नहीं रह गया क्योंकि पिछले इलेक्शनों में भी हमें रोकने की कोशिश की तो हमने अपने सेटलमेंट की है। अब भी करेंगे, अदले के फैसले। लेकिन एक बात याद रखें मंदर साहब, खुदा की ज़ात बड़ी है, नगर के अंदर सियासत में हम 4 बंदों को कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। क्यों? हम नगर के सियासत में असर रखते हैं। इसमें मुफ्ती अख्तर साहब है, मैं ख़ुद हूँ, बाकर शेख है, मरहूम शेख अपना गुलाम मिर्ज़ा का बेटा है और मरहूम मिर्ज़ा का बेटा है। तो ये इलेक्शनों में हम जाएंगे और अपना सेटलमेंट करके जाएंगे और इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये अमाउंट भी मीट होगा और इलेक्शन आपको नज़र आएगा कि ये चारों के चारों लड़ रहे हैं। अदले का फैसले हैं, अदलिया अपने फैसले करने में आज़ाद है, उनका फैसले का एहतराम ज़रूर है। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।